मोदी जी, क्योंकि हाईली रिस्क पर हैं और जिस तरह से अभी यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी उन्होंने जिक्र किया और बेरोजगारों की भी बात कर दी है कि भाई 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन 5 लाख लोगों को भी हमें रोजगार देना है, टैक्स में हमें इनके लिए भी प्रावधान करना होगा, लेकिन उन बेरोजगारों का क्या जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या मध्य प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा बताई जाती है। उन बेरोजगारों के लिए सरकार आखिर क्या कुछ लेके आएगी, क्योंकि आंकड़ों के मकर जाल में हमने हमेशा देखा है कि बजट को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग कर दी जाती है। जब हम उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं तब पूरा लब्बो लौब समझ में आता है कि आंकड़ों का मकर जाल यहाँ पे एक बार फिर से फंसा दिया गया। तो क्या वाकई में उस मकर जाल से इस बार जनता बच पाएगी? मुझे नहीं लगता कि बच पाएगी, क्योंकि बजट का जो भाषण होता है वो आंकड़ों की बाजीगरी तो आज की बात नहीं, सालों से यही होता आया है और यही होता रहता है। क्योंकि ओरिजिनल बजट जो है वो पढ़ने की जहमत जो है वो कोई भी नहीं उठाता। बेरोजगारी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो अधिकतर अभी जो कोविड-19 में जो लोगों की नौकरियां गई हैं उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा और सारी स्थितियां जो बनी उसकी वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं और जो नए बेरोजगार जो निकल के आए हैं तो उसको किस तरह से साधती है सरकार, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है रश्मि जी, तो सरकारी नौकरियां तो सीमित है, लेकिन बाकी जो रोजगार के अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है वो उसको निभानी होगी और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उनको संसाधन जुटाने होंगे। तो देखना होगा कि जब बजट पूरी तरह से पेश हो जाता है तो उसमें वो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किस तरह के उपाय करती है अपने बजट में और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी। क्योंकि हाल ही में एक इकोनॉमिक सर्वे भी मध्य प्रदेश का सामने आया है जिसमें ऑल इज वेल करके सब कुछ बता दिया गया है कि सब कुछ मध्य प्रदेश में ऑल इज वेल है। ये जो इकोनॉमिक है, क्योंकि मैं भी इसको समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ये वो इच्छा है जो जागृत हो चली है कि महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, लेकिन जब इकोनॉमिक सर्वे आता है ठीक बजट से ठीक पहले तो उसमें ऑल इज वेल बता दिया जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? कोशिश की जाती है इस बात की आर्थिक सर्वेक्षण में कि जो पिछले साल जो स्थितियां आर्थिक व्यवहार की रही है उसका आईना उसमें पेश किया जाए, लेकिन सरकार देखिए जनता को तो उनको यही बताना है कि हमने बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है और उसका अक्षय जो है उसमें बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी जो भी सरकारें हैं, देखिए महंगाई और बेरोजगारी जो दो ऐसे सवाल हैं जो दशकों से बल्कि कहना चाहिए कि एक सदी से ऊपर के समय से हम ये शब्द जो है वो सुनते आ रहे हैं और ये हालात बने हुए लगातार बने हुए हैं। कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जब महंगाई और बेरोजगारी ना रही हो। लेकिन सिर्फ ये देखने वाली बात ये होती है कि जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति कितनी है इन दोनों चीज़ों से निपटने की। तो सरकार किस तरह से इन दोनों चीज़ों से निपटेगी, क्योंकि महंगाई केवल राज्य का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। तो और बेरोजगारी भी पूरे देश का विषय है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रयास कर सकती हैं जिससे महंगाई नियंत्रित हो और बेरोजगारी की स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बजट से आने वाले साल में मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो बहुत ही कठिन मुद्दे हैं उनसे निजात मिलेगी या नहीं। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद ही इंट्रीगल आज भी हो चला है। मोदी जी, टैक्स के फैक्टर में क्या वाकई में रिलैक्सेशन मिल पाएगा? मुझे लगता नहीं है ऐसा। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस हिसाब से पेट्रोल, डीजल, वैट, जीएसटी जो चीजें अभी होने वाली हैं, जो वैश्विक आकलन है उसके हिसाब से वो मजबूरी है सरकार की, वो उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट जो है उसका बोझ अल्टीमेटली कंपनियां जो भी कंपनीज हैं वो बियर नहीं करेंगी, उसे पास ऑन करना पड़ेगा। और जब पास ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली जनता के ऊपर ही वो बोझ आएगा। और वो अभी चूंकि कुछ समय से चुनाव चल रहे थे तो वो उनको रोका गया था। वो जो इम्पैक्ट आएगा मैं आपको बताना बहुत जल्दी होगा, परंतु हो सकता है कि आज शाम को ही शायद पेट्रोल और डीजल के
भाव 10-10, 12-12 रुपए या 15-15 रुपए बढ़ जाए। क्योंकि आपने रेवेन्यू का इसके पहले जिक्र किया हुआ था कि कहाँ से रेवेन्यू निकालना है। एग्जैक्टली। देन व्हाट अबाउट जीएसटी कलेक्शन? एक्चुअली जीएसटी कलेक्शन जो है वो स्टेट का एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वो ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि हम कोविड-19 की परिस्थितियों से निकले थे, तो जो कोविड-19 की परिस्थिति थी उस समय आप खुद देख रहे होंगे कि क्या माहौल था। तो अगर मैं पिछले वर्ष को इस वर्ष से वो करूं तो 25% का जंप है। अब ये बात जो हुई है, आपने शायद अभी 2 दिन से हेडलाइंस पढ़ी होंगी कि अभी जीएसटी की समीक्षा चल रही है। उसमें जो 5% वाला जो स्लैब है उसको हटा के 8% करने का चल रहा है। तो ये जो 3% है ये इंक्रीज होगा तो स्टेट का जो जीएसटी है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जीएसटी अब स्टेट और सेंटर के हिसाब से तो है नहीं। सिर्फ सेंटर स्टेट जो है वो अपनी वो देता है सुझाव कि किस तरह से इसको वो किया जाए, और सेंटर की एक कमिटी है जो इसको लागू करती है। तो जो जीएसटी काउंसिल है वो लागू करती है। तो इसमें यह है कि अभी अगर ये 5% वाला हटा देते हैं और 8% वाला लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा जनता के ऊपर जेब पे मार पड़ेगी। क्योंकि आप सीधी से देखिए कि अगर 3% का जंप किसी प्राइसिंग में आता है तो उसका कितना इंपैक्ट जाएगा। और हम पेट्रोल डीजल के लिए जो सिर्फ बोल रहे हैं कि 10-10, 20-20 रुपए बढ़ेंगे, इससे इंपैक्ट सब होता है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने से गाड़ियों पे असर नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन पे असर आता है। ट्रांसपोर्टेशन के कारण जितनी चीजें हमारे वहां पर आ रही है वो सब इंपैक्ट करता है। ट्रैवलिंग इंपैक्ट करेगी, आपको फूड ग्रेन्स इंपैक्ट पड़ेगा, आपको मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वुड बी इंपैक्टेड फ्रॉम दिस। तो महंगाई तो और बढ़नी है, इसलिए महंगाई के लिए उन्होंने अभी इसके ऊपर कोई पूरी बात नहीं करी। अभी सेकंड सेशन और एक बार आएगा तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी। बट ये है कि टैक्सेशन, ये अच्छी बात थी कि उन्होंने नया टैक्सेशन नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि उनको पता है कि ऑलरेडी टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज होने वाला है विदाउट इम्पोजिंग।